नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सौरभ कुमार गुप्ता अपने चैनल एबीएस नॉलेज पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज 4 जनवरी 2026 को हम लोग अपने करंट अफेयर का रैपिड रिवीजन करेंगे और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी और ऐसे ही 2026 में आपकी तैयारी चलेगी और आप अपनी सफलता को जरूर पाइएगा। तो चलिए पहले हम इस वीडियो का प्रारंभ एक मोटिवेटेड स्पीच से करते हैं। राज संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी आप जितना ही परिश्रम कीजिएगा दोस्तों, उतने ही निखर के सामने आइएगा। तो दोस्तों परिश्रम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम लोग कुछ स्टैटिक्स जीके भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने करंट अफेयर की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जितने भी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके इसलिए मैं चला रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक जीके जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर होता है। तो हम लोग स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे अब, और साथ साथ रोजाना हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ेंगे और साथ साथ उसके बाद करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कुछ स्टैटिक जीके। आज जितने भी राज्यों में, भारत के जितने भी राज्य हैं, कौन कौन सी मंदिर, मुख्य मंदिरें कहाँ पर है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में वैष्णो माता मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में है। ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। मैं आप लोग के लिए वहां टिक कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग को आसानी होगी कि किसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ जैसे जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता मंदिर है। अमर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि। और दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर भी उत्तर प्रदेश में है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर भी उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में है। झारखंड में देखिए दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में है। महामाया मंदिर दोस्तों छत्तीसगढ़ में। सूर्य मंदिर उड़ीसा में सूर्य मंदिर है। पश्चिम बंगाल में काली घाट मंदिर। काली घाट मंदिर बहुत फेमस मंदिर है पश्चिम घाट की, जहाँ काली माँ की मूर्ति है और वहाँ और भी मूर्तियां हैं जो अलग अलग मंदिर, वहाँ मंदिर एक बहुत है, एक बहुत बड़ी मंदिर है वहाँ पे। और उस मंदिर में ही बहुत सारी मंदिरें हैं। जैसे आप काशी विश्वनाथ मंदिर जितने लोग गए होंगे, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा भी वहाँ कुछ और मंदिर हैं उसी कॉरिडोर में। उसी तरह भी काली घाट में भी है। मेघालय में महादेव जी का मंदिर है। महादेव बाबा का मंदिर है। त्रिपुरा में 14 देवी मंदिर त्रिपुरा में है। श्री गोविंद जी मंदिर मणिपुर में है। कालीबाड़ी मंदिर जो है मिजोरम में है। महाराष्ट्र में देखिए एक मंदिर है। गोवा में मंदिर है कुछ। स्वर्ण मंदिर देखिए पंजाब चंडीगढ़ में दिया गया है। शीतला माता मंदिर हरियाणा में है। तो दोस्तों आपको इन चीजों को याद रखना है। ये एक आध नंबर कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएंगे। और आप स्टैटिक जीके में देखिएगा तो ये चीजें दी हुई हैं। चलिए आज हम पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। 4 जनवरी 2026 को जारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक के अनुसार वर्ष 2026 में किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान है? क्षेत्र पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था अनुमान लगाया जा रहा है, किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है जो बहुत तेजी से बढ़ सकती है, जो अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है यूरोपीय संघ, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है दक्षिण पूर्व एशिया, डी लैटिन अमेरिका। तो दोस्तों ये दक्षिण पूर्व एशिया है जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 2026 में इसकी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक ऋण के बढ़ते स्तर को देखते हुए किस देश को आर्थिक चेतावनी जारी की है? तो दोस्तों इसने अमेरिका को चेतावनी जारी की है, लेकिन साथ साथ इसने भारत को भी जारी किया हुआ है, ब्राजील को भी जारी किया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। ये देखिए आप अमेरिका का मैप देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में, ग्लोब में, जहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, जैसे शांति उन्ति कराने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है ना, तो एक देश ने उनको दिया हुआ है। लेकिन उन्हीं के वजह से देखिए वेनेजुएला में अभी वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, अमेरिका ने वहाँ आक्रमण करके उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनको ड्रग्स के मामले में झूठा आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो राष्ट्रपति हैं वहाँ के डोनाल्ड ट्रम्प। गवर्नर अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्यों के गवर्नर जो है अलग अलग हैं। वहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर है। तीसरे क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन ने
4 जनवरी को किस वस्तु के वैश्विक व्यापार पर नया ग्रीन टैरिफ ढांचा लागू करने का प्रस्ताव दिया है? कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन ने 4 जनवरी को किस वस्तु के वैश्विक व्यापार पर नया ग्रीन टैरिफ ढांचा लागू करने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, स्टील और एल्युमिनियम का। मैं अब साथ साथ आप लोग के लिए आंसर भी वहां लिखते चला जा रहा हूँ कि आपको आंसर याद करने में भी सही रहेगा, और जिनका रिवीजन है कहीं भटक उटक रहे हैं कि नहीं ये होगा कि ये होगा, ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा, तो उनको डायरेक्टली आंसर भी मिलेगा। तो ये होता है क्योंकि रिवीजन करने में आसानी होती है। स्टील और एल्युमिनियम के अलावा दोस्तों सीमेंट, लोहा, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन पर भी, हाइड्रोजन थोड़ा सा गलत लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़िएगा, ढांचा लागू करने का प्रस्ताव दिया है, ग्रीन टैरिफ ढांचा। 4 जनवरी को वैश्विक तेल बाजारों में ब्रेड क्रूड की कीमतों में अचानक 3% की वृद्धि का मुख्य कारण क्या रहा है? तो इसका मुख्य कारण बताइए दोस्तों क्या रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य पूर्व में नया भू राजनीतिक तनाव के कारण ब्रेड क्रूड की कीमतों में अचानक 3% की वृद्धि का हुई है। आप जो मैंने पॉइंट लिखा है उसको देखिएगा कि मध्य पूर्व में नए राजनीतिक तनाव के कई कारण हैं। कारण क्या है? मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव तो कई कारण है, जिसमें ईरान इजराइल की प्रतिद्वंदता, फिलिस्तीन इजराइल के संघर्ष, क्षेत्रीय शक्ति जैसे ईरान, सऊदी अरब, तुर्की के बीच सत्ता संघर्ष, बाहरी शक्तियों जैसे अमेरिका, रूस, चीन का हस्तक्षेप और यमन जैसे देशों में युद्ध शामिल है, जो अस्तित्व ऊर्जा बाजारों का प्रभावित कर रहे हैं और वैश्विक भू राजनीति को ध्रुवीकृत कर रहे हैं। खासकर अक्टूबर 2023 के बाद से तनाव काफी बढ़ा हुआ है। सही बात है दोस्तों कि ईरान इजराइल में जो प्रतिद्वंदता चल रही है, फिलिस्तीन इजराइल की भी, और यहाँ आप लेके चलिए तो रूस और यूक्रेन के बीच भी जो युद्ध हो रहा है, तो वो काफी तनावग्रस्त है इस समय। अभी बीच में भारत पाकिस्तान के भी जो युद्ध हुए थे तनावग्रस्त हैं। हाल फिलहाल में अमेरिका वेनेजुएला में युद्ध आरंभ हुआ है। अमेरिका और वेनेजुएला में कई कारण हो सकते हैं युद्ध आरंभ का, जैसे वहाँ के नेताओं ने, अमेरिका के नेताओं ने कहा है कि नहीं, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, वो ड्रग्स बेचते थे। लेकिन ये भी हो सकता है कि वेनेजुएला में जो तेल का भंडार है वो अधिक मात्रा में है, जिससे रूस रूस को वेनेजुएला कम कीमतों पे तेल देता है, और कई देशों को भी वेनेजुएला जो है कम कीमतों पे तेल देता है। ये भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका और रूस का जो है अनबन बहुत है, अमेरिका का भारत से भी अनबन इस समय ज्यादा है, तो कुछ भी कारण हो सकती है दोस्तों। ये मान्य तो है कि नहीं है, अब आने वाले समय में पता चलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक छूट गया क्या? नहीं, डब्ल्यूटीओ के बारे में है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर हुआ था। गेट के स्थान पर ही दोस्तों डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसका कार्य व्यापार समझौते के विवादों को निपटारा करना और विकसित देशों की सहायता करना है। डब्ल्यूटीओ की 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक एआई के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मूल्य में लगभग 40% की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि यह उत्पादकता बढ़ाएगा और लागत घटाएगा, क्योंकि उत्पाद ज्यादा होंगे, लागत कम होगी। आदमी लगाएगा कम और उत्पाद करेगा ज्यादा। जैसे राहुल गांधी जी का एक बयान था कि आलू लगाओगे सोना निकलेगा, आलू लगाओगे सोना निकलेगा, तो वही हाल है एआई से। एआई में आपको उत्पाद लगाना है कम, यानी आलू लगाना है, और निकलेगा ज्यादा, यानी कि सोना मिलेगा। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक निगोजी और अंकोजी इवेला है, जिनकी फिगर मैंने आपको लिए यहाँ लगाई हुई है, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया के सबसे बड़े बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में 4 जनवरी से किस उभरती अर्थव्यवस्था के सरकारी बॉन्ड्स को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये भारत है। इसे 25 से 30 बिलियन डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। क्रिप्टो करेंसी के विनियमन के लिए वैश्विक समूह ने 4 जनवरी को यूनिफाइड डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क पेश किया है। तो ये किसको पेश किया है? तो G20 को। ये देखिए चाइना का, सॉरी दोस्तों, भारत का जो मैप है, ये देखिए भारत के फ्लैग और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इनके द्वारा जितने भी
कार्य किए गए हैं, जितने भी योजनाएं लाई गई हैं, मैंने उनको क्रम वाइज ईयर के अनुसार लगाया हुआ है। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना 2015 में आया था, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में आया था, उज्ज्वल योजना यानी कि मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना जो है वो भी 2015 में लाया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी 2015 में लाया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना भी 2015 में लाया गया था। स्टार्टअप इंडिया का भी प्रारंभ 2016 में हुआ है। स्टैंड अप इंडिया का 2016, स्टार्टअप और स्टैंड अप दोनों का भी प्रारंभ कब हुआ है? तो 2016 में हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण हो या शहरी, उनके लिए भी ये भी योजना 2016 में हुई है। आयुष्मान भारत की आधार तैयारी 2016 में इसका प्रारंभ किया गया है। 2017 में सौभाग्य योजना की हर घर बिजली के लिए सौभाग्य योजना का प्रारंभ किया गया था। जीएसटी लागू, एक राष्ट्र एक कर 2017 में किया गया है। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा जो पीएमजेएवाई के तहत ये 2018 में लाया गया है। मिशन इंद्रधनुष 2018 में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में, जल जीवन मिशन यानी हर घर जल के लिए यह योजना लाई गई थी, जल जीवन मिशन, ये भी 2019 में लाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में तैयारी चरण जो है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना योजना ये भी 2020 में लाए गए हैं। 2021 में भी पीएम गति शक्ति योजना, स्वामित्व योजना, ये 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई योजनाएं हैं। 2022 में अग्निपथ योजना, सेना भर्ती के लिए जो 5 साल के लिए जो योजनाएं लाई गई थी वो है। मिशन लाइफ, पर्यावरण संरक्षण संरक्षण के लिए ये योजना 2022 में लाई गई थी। 2023 में विश्वकर्मा योजना कारीगरों के लिए लाई गई है। और पीएम प्रणाम योजना रासायनिक खाद कम करने हेतु लाया गया है 2023 में। ये जितनी भी योजनाएं थी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तरह से ये स्टैटिक जीके की तरह आपको काम करेगी, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आइए 7वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बना हुआ है? तो ये देश चाइना है, जो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वैश्विक टेक दिग्गज ने यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट्स एक्ट के उल्लंघन के लिए 2 बिलियन डॉलर का जुर्माना भरने की सहमति दी है? तो ये दोस्तों एप्पल कंपनी है, जिन्होंने 2 बिलियन डॉलर का जुर्माना भरने की सहमति जताई है। ये देख लीजिए आपके सामने एप्पल का लोगो है। मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जिससे आपको देखने में आसानी हो। देखिए एप्पल का ये लोगो है, ये तो सब कोई जानते होंगे, लेकिन जो विस्तृत जानकारी है यहाँ लिखी हुई है, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एप्पल जो है अमेरिकी देश की कंपनी है। इसका मुख्यालय क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में है, जो यूएसए में आता है। स्थापना 1976 में स्टीव जॉब्स द्वारा स्टीव वोजिनियाक और रोनाल्ड वेन ने की थी। उत्पादक आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच, मैकओएस, आईओएस और अन्य कई तकनीकी उत्पाद बनती हैं। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक हैं और कंपनी का कोई एक मालिक नहीं है। यानी कि दोस्तों कि एप्पल कंपनी का कोई एक मालिक नहीं है, बल्कि यह एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है, जिसके कई शेयर धारक हैं, जिनमें संस्थागत निवेशक और आम लोग शामिल हैं। हालांकि आर्थर लेविंसन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो बोर्ड के एप्पल बोर्ड के अध्यक्ष हैं आर्थर लिविंसन, और टिम कुक कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं, जिन्होंने 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद यह पद संभाला है। यानी कि टिम कुक से पहले स्टीव जॉब्स जी थे, जिन्होंने जो उसके अध्यक्ष थे, सॉरी कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी थे। 9वें क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन दुकानों को संचालित करने के लिए एआई तकनीकी अपनाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों
बिहार राज्य हमारा राज्य और अपना राज्य है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन दुकानों को संचालित करने के लिए एआई तकनीक अपनाने की घोषणा की है। जो ये घोषणा भ्रष्टाचार को रोकने और वितरण पारदर्शी बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। तो भारत सरकार ने हाल ही में जनगणना नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत गलत जानकारी देने पर क्या प्रावधान है, तो इसकी तरफ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक दंड और कानूनी कार्यवाही गलत जानकारी देने पर की जाएगी। ये देखिए हम लोग के बिहार का जो है मैप है और इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ पॉइंट जनगणना पे लिए हुए हैं जो आप लोग के लिए कारीगर होंगे। 2011 की जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2024 2024 के थीम किसी को पीछे न छोड़ो, सभी की गिनती करो। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन जी के समय में हुई थी। जनगणना 2011 देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत में 1911 और 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही, अतः यह वर्ष महान विभाजक वर्ष कहलाता है। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर विधि द्वारा अधिकतम दर जो है अधिकतम रही थी। इस वर्ष को लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। यानी कि जब जन्म दर कम थी उसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है और जब जन्म दर जो है अधिक रही थी उसे लघु विभाजन वर्ष कहा गया था। भारत की जनगणना संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 9 से 28 फरवरी 1951 के मध्य हुई थी। भारत में जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। सभी जनगणनाएं भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती हैं। उसको भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में वर्णित किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटर की जनगणना थी। इस जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1027 मिलियन थी। वर्ष 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न शामिल थे। इस जनगणना के आयुक्त श्री चंद्रमौली थे। इस जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। इस जनगणना में लिंग कॉलम के तहत अन्य जैसे ट्रांसजेंडर पर पहले दर्ज डाटा के लिए एक अलग कोड पेश किया जाता था। ये 2011 की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको मैं आप लोग के लिए लेकर आया था। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.05 करोड़ थी। विश्व की जनसंख्या में विश्व की जनसंख्या भर के हिस्सेदारी 17.5% थी। भारत में महिलाओं की जनसंख्या 58.74 करोड़ थी। शिशु जनसंख्या आयु समूह 16.44 करोड़ है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11। दशकीय जनसंख्या वृद्धि का मतलब कि जनगणना जो होती है 10 साल की होती है तो उसकी बात हो रही है। 18.1 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या वाला देश केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दीवान घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर पे 382 व्यक्ति थे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना के सीक्यूबी कार्बाइन की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये 4,666 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विश्व ब्रेल दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस आज ही की तिथि को यानी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये आप जिस गन की फोटो देख रहे हैं यही सीक्यूबी कार्बाइन है। ये एक छोटी गन है जो छोटी दूरी की लड़ाई के लिए एक हल्का हथियार है। ये शहरों में या तंग जगहों पर इस्तेमाल होता है, जैसे आतंकवादी ठिकानों पर छापा मारना, पुराने हथियारों से अलग या तेज सटीक और आसानी से चलाने वाला एक
गन है, जो जिसके लिए 4,666 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अब हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि अभी विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो वैसे ही कुछ दिवस है जनवरी के लिए, जो जनवरी में मनाए जाते हैं। हम लोग उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि 1 जनवरी को नया साल और ग्लोबल फैमिली दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस याद रखिएगा, जो एनआरआई लोग होते हैं उनके लिए मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस, आगे उनके बारे में भी चर्चा मैंने की है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस के लिए मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी होलोकास्ट पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये हैं लुइस ब्रेल जी। आप देख सकते हैं कि आज कहते हैं नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने की काबिलियत देने वाले लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। बचपन में एक हादसे में इनकी आंख जो है चली गई थी और 16 साल की उम्र में ही लुइस ब्रेल जी ने लिपि का आविष्कार, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। जन्म इनका 4 जनवरी 1809 फ्रांस में। आविष्कार ब्रेल लिपि का उभरे हुए बिंदुओं की एक प्रणाली, जो बिंदु उभरे हुए होते हैं और बच्चे जो अंधे बच्चे होते हैं उसको देख करके स्पर्श करके पढ़ते हैं। महत्व इस आविष्कार ने दुनिया भर में लाखों दृष्टिबाधित लोगों को जीवन को बदल दिया है। मृत्यु 6 जनवरी 1852 में तपेदिक से हुई थी। केंद्र सरकार ने सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 40% की जीएसटी दर लागू करने की घोषणा कब से की है? तो 1 फरवरी 2026 से इन पे 40% की जीएसटी लागू हो जाएगी। 1 जनवरी 2026 को परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किन देशों के बीच हुआ है? 1 जनवरी 2026 को परमाणु का आदान प्रदान पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ है। कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बातें हैं। पड़ोसी देश जैसे भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की रोकथाम और भरोसा बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इनके ऊपर भरोसा तो नहीं करना ही नहीं है, ताकि तनाव के समय भी परमाणु युद्ध की संभावना को कम किया जा सके और क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। यह 1988 की एक समझौते का हिस्सा है, जो 1991 में लागू हुआ था। आगे देखिए कि यह 1988 के समझौते की एक अनिवार्य शब्द है, जिसके तहत हर साल 1 जनवरी को यह सूची जो है साझा की जाती है। भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में नई दिल्ली भारत नई दिल्ली और पाकिस्तान इस्लामाबाद में राजनीतिक माध्यमों से एक दूसरे को यह सूचियां सौंपते हैं। यह प्रक्रिया दशकों से यानी कई सालों से की जा रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए नए शुभांकर का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों सांख्यिकी। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में? तो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। आप जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी को देख सकते हैं, इनकी फोटो को। आइए आगे की तरफ चलते हैं। भारत के पहले समुद्री एनबीएफसी ने अपना ऋण परिचालन कहाँ से शुरू किया है? तो अपना ऋण परिचालन जो है गिफ्ट सिटी गुजरात से शुरू किया है। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ऐसी वित्तीय संस्था है जो बैंक जैसी सेवाएं जैसे ऋण, क्रेडिट सुविधा, निवेश देती है, लेकिन उनके पास पारंपरिक बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता और ये बैंकों की तरह डिमांड डिपॉजिट यानी मांग और जमा स्वीकार नहीं कर सकती। हालांकि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
विनियमित होती हैं और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 21वां टाटा मुंबई मैराथन 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर आंद्रे डी ग्रास को बनाया गया है। यह 18 जनवरी 2026 को प्रारंभ होगा या प्रूफ कैन इंटरनेशनल द्वारा आयोजित की जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, फिटनेस और दान को बढ़ावा देना है। इस खेल का थीम खेल हस्तियों को बनाया गया है, जिसमें धावक अपनी पसंदीदा खेल हस्तियों का रूप में सज धज करके दौड़ सकते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस तंत्र के तहत दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू शुरू किया है? तो CBAM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत कार्बन टैक्स लागू किया है। केनरा बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में 1 जनवरी 2026 को किसने कार्यभार संभाला है? तो हरदीप सिंह अहलुवालिया ने कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अब अगली वीडियो कल मिलेगी 5 जनवरी 2026 को। इसी तरह हम लोग रैपिड डिवीजन लगातार करते रहेंगे और आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।